अवनी जब गांव पहुंची, वहां की महिलाएं उसे देखकर झिझक गईं। हमने कभी रानी को यूं हमारे बीच नहीं देखा, एक बुजुर्ग बोली। अवनी ने उनका हाथ पकड़ा। अब रानी और जनता के बीच दीवार नहीं रहेगी। जब तक आप तकलीफ में हैं, मैं सिंगार नहीं करूंगी। वह वहीं के कच्चे घर में सोई, बिना पंखे, बिना बिस्तर। सुबह खेतों में महिलाओं के साथ काम किया, मिट्टी उठाई, चक्की पीसी और दोपहर में बच्चियों को पढ़ाया महल में। यह खबर जब पहुंची, एक नई बहस शुरू हुई। क्या यह रानी है या जनसेविका? महल का दबाव। दरबारियों ने राजा गौतम से कहा, रानी का ये व्यवहार हमारी प्रतिष्ठा गिरा रहा है। राज्य की रानी को तो ठाठ में रहना चाहिए। गौतम मुस्कुराया। जो रानी अपने लोगों का दुख नहीं समझे, वो हमारी प्रतिष्ठा क्या बढ़ाएगी? परिवार का मोर्चा इधर अवनी की अपनी सास, गौतम की ताई रानी वसुधा देवी, जो पुराने रीति रिवाजों की कट्टर समर्थक थीं, उन्होंने अवनी से मिलने की ठानी। वसुधा देवी, जिनकी रसोई में रानी को कदम रखना मना था, आज पहली बार खुद रसोई में आईं और कहा, तू अगर खुद के हाथ से ये राज्य चला सकती है तो मेरे घर का दिया भी जला सकती है। अवनी ने बिना झिझक दीपक जलाया और दोनों की आंखें एक दूसरे की हठ में समझदारी का दीप देख सकीं। पहला विद्रोह, लेकिन हर परिवर्तन की कीमत होती है। राज्य के सीमांत हिस्से से खबर आई कि एक जमींदार कृष्णपाल सिंह, जिसे दरबार कई वर्षों से नजरअंदाज करता आया था, अब खुलकर विरोध कर रहा है। उसने कहा, राजा गौतम और उसकी पत्नी गांवों में रहकर सत्ता को मजाक बना रहे हैं। गौतम ने अवनी की ओर देखा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी उस इलाके में? अगर तुम अकेले जाओगे तो मैं रानी नहीं कहलाना चाहती, अवनी ने उत्तर दिया। दोनों सीमांत इलाके पहुंचे। वहां खड़ी सुरक्षा के बावजूद कृष्णपाल ने एक सभा में अपमानजनक टिप्पणी की। एक घर जमाई राजा और उसकी गांव की रानी राज चलाने की बात करते हैं, हंसी आती है। सारी सभा सन्न थी। गौतम खड़ा रहा, पर अवनी ने आगे बढ़कर कहा, घर जमाई वह होता है जो अपने रिश्तों को निभाने के लिए अहम छोड़ देता है, और गांव की रानी वह होती है जो आपकी बेटियों को पढ़ाना चाहती है ताकि उन्हें तुम्हारे जैसा अनहकारी ना बनना पड़े। सभा तालियों से गूंज गई। दरबार में विद्रोह की साजिश, दरबार में एक गुप्त योजना बन रही थी, राजा गौतम को कमजोर साबित करने की। एक मंत्री ने राजा के हस्ताक्षर से जाली आदेश निकाल दिया, जिसमें एक बस्ती को उजाड़ने की बात थी। जब वह आदेश गांव वालों तक पहुंचा, अवनी वहीं थी। ये आदेश राजा ने नहीं दिया, उसने कहा, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर हमें दरबार का ही सामना करना होगा। गौतम और अवनी रातों रात महल लौटे। सभा बुलाई गई। इस राज्य में राजा के नाम से कोई आदेश पारित नहीं होगा जब तक रानी की मोहर उस पर ना हो। यह ऐलान सिर्फ सत्ता का नहीं, बराबरी का था। रानी की नई नीति अवनी ने जन मोर्चा योजना शुरू की, जिसमें हर गांव से एक महिला प्रतिनिधि दरबार में जाकर महीने में एक बार राय देगी। ये योजना महल के कई लोगों को खटक गई, लेकिन इस बार विरोध सिर्फ चुप्पी था। कोई खुलकर उसके सामने नहीं आया। रानी रतनप्रिया की स्वीकृति। रानी रतनप्रिया ने अवनी को अपने कमरे में बुलाया। पहली बार बिना किसी औपचारिकता के उन्होंने उसकी हथेली थामी और कहा, तू मेरी बेटी जैसी लगती है। तूने वो कर दिखाया जो हम किताबों में ही पढ़ते रहे। अवनी की आंखें भर आईं। वर्षों से उसे एक मां की तलाश थी। आज रानी नहीं, बेटी के रूप में वह उस आलिंगन में समा गई। रात, गौतम और अवनी की बातचीत। तुमने सब संभाल लिया, गौतम ने कहा। नहीं, हम दोनों ने। तू साथ खड़ा था हर मोड़ पर, अवनी बोली। तुम्हारे बिना ये राज्य नहीं चलता, और तुम्हारे बिना ये प्रेम अधूरा होता। गौतम ने उसका माथा चूमा। बाहर महल के गलियारे में नई रोशनी फैल रही थी। महल की सुबह आज कुछ अलग थी। दरबार की गूंज के बीच पहली बार महिलाओं की आवाजें स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। अवनी की जन मोर्चा योजना ने केवल कागजों पर बदलाव नहीं लाया था, बल्कि पीढ़ियों से दबे स्वरों को मंच दे दिया था। लेकिन बदलाव जहां उम्मीदें लाता है, वहीं अहंकार और पुराने मान्यताओं के लिए चुनौती भी बनता है। महल के भीतर एक नया द्वार खुला। शिक्षा भवन। रानी अवनी ने अपने राजसी आभूषणों की नीलामी की घोषणा कर दी। दरबार में खलबली मच गई। ये तो रियासत का अपमान है, एक वरिष्ठ दरबारी गुर्राया। गौतम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर रियासत के गहनों से बेटियों को स्कूल मिल सकता है,
तो वह गौरव है, अपमान नहीं। शहर के केंद्र में राजमाता शिक्षा भवन की आधारशिला रखी गई। यह वह जगह थी जहां हर जाति, धर्म, वर्ग और लिंग की बाधाओं से परे बच्चों को शिक्षा मिलनी थी। उद्घाटन के दिन अवनी ने मंच पर कहा, हमने वर्षों तक रियासत को बाड़ों में बांधा, अब समय है उन बाड़ों को खोलने का। ये भवन सिर्फ ईंटों से नहीं, विश्वास से बना है। तालियों से गगन गूंज उठा। गौतम की पहली बड़ी राजनीतिक चुनौती राजा गौतम के सामने अब सिर्फ घरेलू और सामाजिक मोर्चा नहीं था, बल्कि राजसी राजनीति की पहली सीधी चुनौती भी सिर उठाने लगी थी। पूर्व राजा का सौतेला भाई वीरांग सिंह, जो वर्षों से महल से दूर रहकर सत्ता की जड़ों में साजिशें बो रहा था, अब खुलेआम अवनी की योजनाओं को राजकीय धोखा बताकर जनता को भड़काने लगा। एक औरत से चल रही ये रियासत अब कमजोर पड़ने लगी है, उसने एक सभा में कहा। गौतम को चुप्पी तोड़नी थी, लेकिन वह शोर में नहीं बोलता था, वह काम में उत्तर देता था। अवनी को खतरा, वीरांग सिंह ने अवनी की लोकप्रियता को खत्म करने की योजना बनाई। एक रात जब अवनी गांव दौरे से लौट रही थी, उसकी पालकी पर हमला हुआ। सुरक्षा के बीच किसी तरह वह बचाई गई, लेकिन इस हमले ने पूरे राज्य में सनसनी मचा दी। गौतम उस रात पहली बार टूटता हुआ दिखा। मैं तुम्हें कैसे बचा पाऊंगा इस दुनिया से, जब यह दुनिया खुद तुम्हारे खिलाफ खड़ी है? अवनी ने उसके हाथ थामे। अगर डर के कारण हम रुक जाएं, तो ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी। मैं अब पीछे नहीं हट सकती गौतम। अगर मुझे कुछ हुआ, तो मेरी बातें बची रहेंगी इस जमीन पर। गौतम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे सीने से लगा लिया। दरबार में आरोप और समर्थन हमले के बाद दरबार में एक विशेष सत्र बुलाया गया। रानी पर हमला राज्य की असफलता है। अगर आप उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो शासन छोड़ दीजिए, विरोधी गुट ने ललकारा। तभी रानी रत्नप्रिया खड़ी हुई। मैं आज मां बनकर बोल रही हूं, मेरी बहू पर हाथ उठाने वाले को राज्य की जनता माफ नहीं करेगी, और अगर आज आपने इस सभा में न्याय नहीं दिया, तो मैं खुद जनता की अदालत में जाऊंगी। ये पहली बार था जब एक बुजुर्ग रानी ने महल की राजनीति को मातृशक्ति से चुनौती दी। गौतम ने आदेश दिया, आज से रानी अवनी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, और हमला करने वाले को सजा भले देर से मिले, पर पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। जनता का साथ हमले के बाद राज्य के हर कोने से महिलाओं ने रानी के समर्थन में मोर्चा निकाला। गांव की गली गली में एक नारा गूंजा, अवनी रानी, हमारी रानी, न्याय और प्यार की महारानी। विरोधियों के चेहरे लज्जा से झुक गए। रानी की प्रतिज्ञा। अवनी ने रानी रत्नप्रिया के सामने प्रतिज्ञा ली, जब तक राज्य की हर बेटी स्कूल नहीं जाएगी, जब तक हर बुजुर्ग की दवा मुफ्त नहीं होगी, जब तक हर गरीब को अनाज नहीं मिलेगा, तब तक मैं रानी के आसन पर नहीं बैठूंगी। रतनप्रिया ने उसका माथा चूमा। तू अब इस रियासत की आत्मा है, मुझे गर्व है। गौतम का प्रस्ताव। रात को गौतम ने एक प्रस्ताव रखा, अवनी, हम एक नई परंपरा शुरू करें। राजा और रानी हर महीने एक गांव में एक रात बिताएं, आम जन की तरह। अवनी मुस्कुरा उठी। ये अब परंपरा नहीं, क्रांति होगी। गांव गुलाबपुर की रात गौतम और अवनी एक टूटे घर में रहे। गोबर से लीपा आंगन, खपरेल की छत, और उसी रात बारिश हो गई। छत टपकने लगी। गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा का मुकुट अब पानी से भीग गया है। अवनी हंस पड़ी। तो इसे बचाने के लिए राजसी छतरी नहीं, एक पुरानी बाल्टी काफी है। दोनों ने उस रात आम जन के साथ खाना खाया, बच्चों को कहानियां सुनाई और उसी बारिश में नंगे पांव नाचे। वापसी पर बदलाव। गौतम और अवनी की सादगी अब पूरे राज्य में आंदोलन बन गई। हर गांव में अब रानी पाठशाला और गौतम भंडार खुलने लगे, जहां शिक्षा और अनाज मुफ्त दिया जाता। वीरांग सिंह की अंतिम चाल अपमान से तिलमिलाया वीरांग सिंह अब अंतिम चाल चला। उसने दिल्ली दरबार में अपील की, यह रियासत अब परंपरा से हट चुकी है, इसे राज्य से हटा दिया जाए। दिल्ली से दूत आया जांच करने। अवनी ने उस दूत को गांवों की यात्रा करवाई, आम जन से मिलवाया। दूत ने लौटकर रिपोर्ट दी, यह रियासत नहीं, नई क्रांति है, इसे समर्थन दिया जाना चाहिए। अंतिम दृश्य, महल के सबसे ऊंचे गुंबद से आज पहली बार नारी ध्वज लहराया गया, जिस पर लिखा था, प्रेम, सम्मान और समानता,
यही नई रियासत है। अवनी और गौतम ने एक दूसरे की आंखों में देखा। यह जीत सिर्फ सत्ता की नहीं थी, यह आत्मा की जीत थी। राज्य में जब परिवर्तन की हवाएं चलती हैं तो सबसे पहले हवेली के बंद दरवाजे खड़कते हैं। गौतम और अवनी ने जिस रियासत को लोगों की आवाज में बदला था, वहां अब सत्ता से ज्यादा संवाद की कीमत थी। लेकिन संवाद हमेशा बाहर से नहीं, भीतर से भी टूटता है। और यही शुरुआत थी एक नई चुनौती की। महल का सबसे शांत कमरा अब प्रश्नों से गूंजता था। रानी रत्नप्रिया इन दिनों असहज थीं। वर्षों की शाही परंपरा जो उन्होंने एक सांचे की तरह अपने बच्चों पर उतारी थी, वह अब धीरे धीरे ढल रही थी। रथप्रिया ने अवनी को अपने पास बुलाया। बेटी, उन्होंने सधी आवाज में कहा, राज करने के लिए सिर्फ बदलाव नहीं, नियंत्रण भी जरूरी होता है। अवनी ने धीमे से उत्तर दिया, मैं किसी को नियंत्रित नहीं करना चाहती मासा, मैं उन्हें खुद पर विश्वास करना सिखा रही हूं। रतनप्रिया की आंखों में एक अनजानी चिंता थी जो केवल अनुभव ही समझ सकता है। गौतम का अतीत दस्तक देता है। राजा गौतम का एक पुराना मित्र राजवीर अचानक राजमहल आया। दोनों ने साथ पढ़ाई की थी, लेकिन रास्ते अलग हो गए थे। राजवीर अब एक बड़ा उद्योगपति था जिसकी नजर रियासत की जमीनों पर थी। तू रियासत चला रहा है या समाज सेवा केंद्र? राजवीर ने हंसते हुए कहा। गौतम ने मुस्कुराकर कहा, मैं वहीं चला रहा हूं जो अब तक चलाया नहीं गया, लोगों का भरोसा। राजवीर ने प्रस्ताव दिया, अगर तुम अपनी जमीनें हमें किराए पर दो, हम फैक्ट्री खोलेंगे, लोगों को नौकरी मिलेगी, राज्य को पैसा। अवनी को यह प्रस्ताव खटक गया। जब एक किसान अपनी जमीन देता है तो सिर्फ जमीन नहीं, अपने अस्तित्व का हिस्सा देता है, अवनी ने कहा। गौतम के सामने अब दो रास्ते थे, एक ओर विकास का झुंझुना, दूसरी ओर जमीन की आत्मा। महल में खामोशी की दरार। अवनी और गौतम के बीच पहली बार मतभेद हुआ। गौतम बदलाव चाहता था, पर उसकी दिशा को लेकर असमंजस में था। राजा को कभी कभी वो करना पड़ता है जो जरूरी हो, ना कि जो अच्छा लगे, गौतम ने कहा। अवनी ने जवाब दिया, और रानी वो करती है जो भविष्य को बचा सके, भले ही वर्तमान नाराज हो जाए। दोनों एक ही लक्ष्य पर थे, लेकिन रास्तों में अब कांटे थे। रतनप्रिया की राजनीति। रत्नप्रिया को राजवीर का प्रस्ताव पसंद आया। उन्होंने गुपचुप राजवीर से बात की, अगर तुम गौतम को इस तरफ ला सकते हो तो मैं बाकी दरबार को संभाल लूंगी। राजवीर मुस्कुराया, बड़ी रानी मां, अब आपसे कोई नहीं जीत सकता। महल के गलियारों में साजिशों की फुसफुसाहट लौट आई थी। अवनी की भूमिका पर प्रश्न उठे। दरबार में अचानक एक याचिका आई, रानी अवनी को शासन से अलग किया जाए। उन्होंने पारंपरिक रियासती ढांचे को तोड़ा है, जिससे सत्ता अस्थिर हो रही है। गौतम स्तब्ध था। यह सब अचानक कैसे? उसने पूछा। राजवीर ने कंधे उचकाए। बदलाव अगर तेज हो तो प्रतिरोध भी उतना ही उग्र होता है। गौतम ने अवनी को कोई जवाब नहीं दिया। वह खुद को अपराधी मान रहा था जो अपनी पत्नी के लिए लड़ नहीं पाया। अवनी महल छोड़ती है। एक रात अवनी ने महल की दीवारों को देखा। जहां कभी उसने सपने बुने थे, अब वहां अविश्वास की छाया थी। अगर इस महल की नींव में मेरा विश्वास नहीं रहा तो मैं इस दीवार के बाहर जाकर विश्वास बनाऊंगी, उसने खुद से कहा। अवनी ने एक साधारण चिट्ठी छोड़ी, राजा गौतम को, मैं इस महल से जा रही हूं ताकि वह रियासत बचा सके जिससे मैं जुड़ी थी। मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं, मैं लौटूंगी जब यह राज्य फिर से लोगों का हो जाएगा, सत्ता का नहीं। अवनी। गौतम जब जागा, अवनी जा चुकी थी। गौतम का अंतर्द्वंद्व वह महल की छत पर खड़ा था, हवाओं से लड़ रहा था। क्या मैं हार गया, या ये सत्ता ही पराजय है? रत्नप्रिया ने उसे समझाया, कभी कभी त्याग भी राजधर्म होता है बेटा। गौतम ने पहली बार प्रतिकार किया, लेकिन अगर त्याग प्रेम की कीमत पर हो तो वह राजधर्म नहीं, पाप है। गौतम की नई शुरुआत। उसने दरबार बुलाया और कहा, आज से इस रियासत में कोई योजना, कोई फैसला तब तक नहीं होगा जब तक हर गांव का प्रतिनिधि अपनी सहमति न दे। यह घोषणा सदी की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक क्रांति थी। राजवीर गुस्से से महल छोड़ गया। उसका उद्योग सपना टूट गया। अवनी की आवाज फिर गूंजी। अवनी अब जनराज आंदोलन की अगुआ बन गई थी। उसने हर गांव में जनसभा की, महिलाओं को जागरूक किया,
लड़कियों को स्कूल में दाखिल कराया। लेकिन वह हर रात गौतम की आवाज को याद करती, उसकी आंखों को, उसके स्पर्श को। पुनर्मिलन का क्षण एक दिन गांव अमरपुर में एक सभा थी, जहां अवनी भाषण दे रही थी। जब तक महिलाएं चुप रहेंगी, बदलाव अधूरा रहेगा। तभी भीड़ में किसी ने कहा, और जब बदलाव चुप हो जाए तब क्या? अवनी ठिठक गई। यह वही आवाज थी जिसे वह जानती थी, गौतम। भीड़ से वह आगे आया, सिंदूरी आसमान तले, धूल से सना हुआ राजा। मैं आज यहां एक पति बनकर आया हूं, रियासत छोड़ चुका हूं। क्या तुम फिर से उस राजा को अपना सकते हो जो अब सिर्फ तुम्हारा है? अवनी की आंखों में आंसू थे। वह मंच से उतरी, भीड़ के बीच दौड़ती हुई उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। मैंने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं था, बस तुम्हें खोजने चली थी। महल की वापसी। दोनों महल लौटे, लेकिन अब वह महल सिर्फ पत्थरों का नहीं था, वह अब लोगों के स्वप्नों का स्मारक था। रतन प्रिया का अंतिम संवाद। अब मैं निश्चिंत हूं। जिस बेटी को मैं बहू बनाकर लाई, वो इस रियासत की असली महारानी निकली।